आप सभी का क्लास में स्वागत है। पाठ नीलकंठ, महादेवी जी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण, जिसमें हम नीलकंठ के बारे में इतना पढ़ चुके थे कि नीलकंठ नामक मोर के शरीर में बहुत परिवर्तन आ रहे थे और उसी के साथ जो मोरनी राधा नाम की थी उसमें भी बहुत परिवर्तन आ चुका था। नीलकंठ जब नृत्य करता था तो मानो राधा भी नीलकंठ के आगे पीछे नाचकर उसी गति में एक छंद, एक ताल, एक लय के साथ दाएं बाएं निकलती थी। लेखिका कहती हैं कि जिस पैनी चोंच से नीलकंठ सांप के टुकड़े टुकड़े कर डालता था, उसी पैनी चोंच से कैसे लेखिका की हथेली पर रखे हुए भुने चने बहुत कोमलता से खाता था। अब हम आगे पढ़ेंगे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। लेखिका कहती हैं, वसंत के मौसम में जब आम के वृक्ष पर सुनहली मंजरियां आ जाती थी और अशोक वृक्ष नए लाल पत्तों से ढक जाता था, तब नीलकंठ अपने जाली घर में बहुत ही व्यथित और बेचैन होता था। इतना व्यथित और बेचैन कि अक्सर लेखिका को नीलकंठ को बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। मतलब बारिश आने वाली है ऐसी सजल आहट, सजल जल सहित, मतलब जल आने वाला है, बारिश आने वाली है, ऐसी आहट नीलकंठ और राधा को मिल जाती थी। और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। लेखिका कहती हैं कि उन दोनों की आवाज तेज होती थी और मानो वो बूंदों का इंतजार करते थे। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। लेखिका कहती हैं कि वो दोनों पक्षी, मतलब मोर और मोरनी, बादलों के आने से बहुत प्रसन्न होते थे। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिने पंख और बाएं पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। तो ऐसे सभी पक्षी करते हैं, ऐसे वो भी करते थे। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। लेखिका ने अब सोचा था कि अब वो कोई पक्षी नहीं लेंगी, पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ ने कहा, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना हुई आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सच यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। लेखिका एक और मोरनी ले आई है 7 रुपीज में। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही,
परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही साबित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मतलब लेखिका जो एक और मोरनी खरीद कर लाई, जिसके की पैर पंजे की उंगलियां मुड़ी हुई थी और जो 7 रुपए में वो खरीद के लाई थी, वहां पर क्योंकि कुछ समय की देखभाल के बाद उसके पैर ठीक हो गए, लेकिन वो लंगड़ा कर चल पाती थी, तो उसका नाम कुब्जा रखा गया। तो स्वभाव से वो अच्छी नहीं थी। राधा और नीलकंठ का साथ उसे अच्छा नहीं लगता था और किसी भी पक्षी से उसकी मित्रता नहीं होती थी। लेकिन 2 अंडे राधा के द्वारा दिए जाने पर कुब्जा ने उन दोनों अंडों को भी तोड़ दिया। अब आगे पढ़ेंगे। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं में प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। लेखिका कहती हैं कि वो उसको प्रवाहित करने के लिए संगम में चली गई, वहां उसको प्रवाहित किया और उनको लगा कि जैसे वो गंगा का चौड़ा पाट जो है एक विशाल मयूर के समान हो गया है। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ ढूंढती रहती थी। एक दिन आम के पेड़ से उतरी ही थी कि कजली यानी अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली ने 2 दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। मतलब वो है तो अकेली, लेकिन इंतजार किसका करती है? वो नीलकंठ का, और नीलकंठ को अपने साथ ही महसूस करती है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, यानी मेघ से ढक जाता है, तब वह कभी कभी ऊंचे झूले पर और कभी कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है।
तो लेखिका कहती है महादेवी जी कि राधा हालांकि अकेली है, लेकिन आषाढ़ के मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो वे कभी कभी ऊंचे झूले पे और कभी कभी अशोक की डाल पर बैठकर नीलकंठ को पुकारती है। नीलकंठ की मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण यह नहीं दिया गया है। लेखिका कहती है कि ना तो वो बीमार हुआ, ना ही उसे कोई चोट लगी हुई थी, पर फिर भी उसकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका कहती है कि एक ही जाति के 3 पक्षियों को रखने पर उन्हें ये अनुभव हुआ कि एक ही जाति के अलग पक्षियों में, यानी जैसे इंसानों के स्वभाव में भेद होता है ना, अंतर होता है, ऐसे ही पक्षियों के स्वभाव में भी अंतर होता है। बच्चों, इसके बाद आपको इसी वाली वीडियो के साथ इस लेसन के क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, तो आप उसे अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन, गुड बाय।